ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग फिटर फर्स्ट ईयर के थ्योरी का जो हमारे 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 17 जो है उसको सॉल्व करेंगे। आपको जो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इन क्वेश्चंस को जो है आप इस वेबसाइट पे विजिट करके बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है आपकी www.globaliti.org। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको आज का जो पीडीएफ है प्लस इसके पहले के जो भी पीडीएफ है बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। प्लस थ्योरी के अलावा अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वगैरह जैसे है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, इन सब सब्जेक्ट को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में चले जाइए ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में। वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाकर रखे आप सेलेक्ट कर करके जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे बिल्कुल आसानी से सब वीडियो एक जगह मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वेबसाइट का लिंक प्लस जो भी हमारी प्लेलिस्ट है, जो थ्योरी की प्लेलिस्ट है, सब यहाँ पे लिंक दे दूंगा, जिससे कि आपको आसानी होगा, सारी वीडियो आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसना और आवाज करने का कारण बनती है? कह रहा है कि जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वो कौन सी गतिविधि है, वो कौन सा काम है जो करने पर जो हमारी ड्रिल मशीन में ड्रिल बिट लगी होती है वह बहुत ज़्यादा घिसती है और आवाज़ भी करती है। वह बहुत ज़्यादा घिसती है और आवाज़ भी करती है। किस वजह से ऐसा होता है? बहुत तेज फीड दर, बहुत धीमी गति से फीड दर, अधिक काटने की गति, बहुत धीमी स्पिंडल स्पीड। ठीक है, देखिए स्पिंडल स्पीड धीमी है, ठीक है, या फिर अधिक काटने की गति है, इनसे उतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत होता है बहुत धीमी गति से फीड दर। जैसे फीड का मतलब होता है जब वो एक चक्कर चला तो हम कितनी दूरी गए। ठीक है, जब हमारा ड्रिल बिट एक चक्कर घुमा तो हम कितनी गहराई में प्रवेश किए, वो फीड दर होती है आपकी। ड्रिल बिट के एक चक्कर घूमने में कितनी गहराई में हमने प्रवेश किया। तो अगर बहुत धीमी, क्वेश्चन में ध्यान देना लिख देना, धीमी गति से फीड दर से दिक्कत नहीं होती, पर बहुत धीमी मतलब एक उसका मानक होता है कि भाई किसी चीज़ के लिए इतना कम से कम फीड होना चाहिए, पर अगर उसकी अपेक्षा भी आपने जो मानक है उससे कम अगर आपने फीड दर कर दिया तब आपका जो ड्रिल बिट वो बहुत ज़्यादा घिसेगा और आवाज़ भी करेगा। तो इसीलिए लिखा ना, धीमी गति से फीड दर लिखा रहा तो दिक्कत नहीं है, बहुत धीमी गति लिख दिया है मतलब बहुत ही ज़्यादा कम कर देंगे। अगर आप उसके मानक से भी कम कर देंगे फीड की दर को तब वो क्या होगा, वो अधिक घिसेगा और आवाज़ करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्योंकि इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? यहाँ पर आपको एक यहाँ पे फिगर दिखा रखा है। ठीक है, शायद लिखी हुई चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही होंगी, मैं आपको बना दूंगा यहाँ पे दोबारा से, आपको क्लियर दिखेगा। ये कौन सा कैलिपर है? इंच वाला है। आपको इंच में रीडिंग निकालनी है। मैं आपको बताऊंगा तरीका इंच में कैसे रीडिंग निकालते हैं, बहुत ही आसान होता है, बस आपको ध्यान से देखना है। देखिए जो नीचे वाली वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल शुरू हुई है यहाँ से, यह 0 है, ठीक है, और यहाँ पे जो बड़ी वाली लाइन है यह 5 है, और यहाँ पे जो है यह आपकी 10 है। ऐसे ही आगे बढ़ता गया है 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और लास्ट वाला जो है हमारा वह 50 है। ठीक है, वर्नियर स्केल पे। और क्वेश्चन में दिखा रहा है कि मेन स्केल से वर्नियर स्केल की मिलने वाली लाइन कौन सी है? यह वाली है। ये दिखा रखा है कि जो ऊपर ये लाइन है, दोबारा से मैं बना देता हूँ, जो ये ऊपर लाइन है और जो वर्नियर स्केल की ये वाली लाइन मिल रही है, यहाँ दिखा रखा, मतलब 10 से जस्ट एक पहले वाली। ये 5 हो गया, यहाँ पे आपकी 6 हो गया, यहाँ आपका 7 हो गया, यहाँ आपका 8 हो गया, ये 9 हो गया और 9 के बाद लास्ट में 10 है। ठीक है, यह कौन सी लाइन थी? यह जो बड़ी वाली है, यह आपकी 10 वाली है। ठीक है, तो कौन सी लाइन मिल रही है? तो आप देखो 10 से जस्ट एक पहले वाली लाइन है जो मेन स्केल थी हमारी, सही से मैच कर रही है। यहाँ पे एरो के द्वारा दिखाया गया है, क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है एरो के द्वारा कि कौन सी लाइन मैच कर रही है। एरो मिट गया इसलिए मैं बना देता हूँ, यहाँ से एरो बनाया हुआ कि यह वाली जो लाइन है ये वाली यह मैच कर रही है हमारी। ठीक है, ऊपर वाले में क्या दिया हुआ, जो मेन स्केल है, मेन स्केल में देखिए यहाँ पे एक लाइन है, फिर एक बड़ी लाइन है, ठीक है, इसको 2 लिखा हुआ है, फिर जो है आपका छोटी लाइन, फिर एक इससे थोड़ी बड़ी लाइन, इसको 3 लिखा हुआ है, फिर एक बीच में छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, इसको 4 लिखा हुआ है। ठीक है,
फिर इसके बाद एक थोड़ी सी छोटी लाइन है यहाँ पे, और फिर यहाँ बड़ी लाइन है, ये हमारा 5 है और ये हमारा 0 वाला था, ठीक है। इसके बाद है फिर छोटी लाइन होगी थोड़ी सी, फिर एक इससे बड़ी लाइन है जो 6 है, वैसे फिर छोटी लाइन है, फिर बड़ी लाइन है जो 7 है, फिर छोटी लाइन है, फिर बड़ी लाइन है जो कि 8 है, फिर छोटी लाइन है, फिर बड़ी लाइन है जो कि हमारी 9 थी, फिर छोटी लाइन है और फिर बड़ी लाइन है, जहाँ 10 होगा वहाँ पे 2 इंच हो जाएगा, ठीक है। वैसे फिर आगे भी है छोटी बड़ी लाइन 1, छोटी फिर बड़ी लाइन 2, ऐसे ही करके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में जहाँ 10 हो रहा है वहाँ पे 3 इंच आ जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना 1 इंच के बीच में, मतलब 2 से 3 या 1 इंच हुआ, 1 इंच के बीच में जो है टोटल 20 भाग बनाया हुआ है इसमें। कितना भाग, क्योंकि एक बड़ी यहाँ दिखा रहा था मैं आपको ना, जैसे 1 हो गया तो 1 लाइन हो गया, फिर बीच में 1 लाइन को नंबरिंग नहीं दिया, छोटी है, फिर बड़ी वाली है 2, फिर बीच में 1 गैप, फिर बड़ी वाली 3, इस तरह से अगर सारे कॉलम गिनेंगे तो 9 हो गया, लेकिन उनके बीच बीच में भी एक छोटे छोटे निशान है, मतलब 20 भाग है टोटल। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। चलिए मैं आसान तरीका आपको बताऊंगा, सिंपली आप देख के सॉल्व कर पाओगे रीडिंग निकालने के लिए। रीडिंग कैसे निकलेगी, ठीक है, देखते हैं मेन स्केल की माप क्या होगी। सबसे पहले आपको मेन स्केल का माप पढ़ना सीखना होगा। तो देखिए 2 इंच है, इसका मतलब यहाँ इसके पहले क्या था, या 2 है, यहाँ पे 1 इंच रहा होगा, इसके पहले यहाँ से 0 से शुरू हुआ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या 1 इंच आ रहा होगा हमारा, फिर ये आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे 2 इंच आ रहा है। मतलब अगर मेन स्केल की माप देखें तो 0 वाली किस चीज में है, तो जो 0 वाली लाइन है यह जो है 4 पे होती तो ठीक है, लेकिन 4 के आगे जो छोटी लाइन थी उससे थोड़ा सा आगे है। तो अगर हम लोग माप क्या लेंगे, मेन स्केल की माप क्या लेंगे, अगर 1 पे रहता भाई तो आप लिख लेते ना कि आपका 1 इंच है, 1 पे होता तो 1 इंच है, लेकिन और अगर 2 पे होता तो आप क्या लेते 1.2 है, 3 पे अगर यही लाइन होती तो आप कहते कि 1.3 है, 4 पे होता तो हम कहते 1.4 है क्योंकि 1 इंच के आगे जा रहा है ना, 5 पे होता तो आप 1.5 कह लेते, ऐसे 6 पे होता तो 1.6 कह लेते। समझ रहे हैं बात को ना। 2 पे पहुंचते तो हम क्या कह लेते कि 2 इंच है, फिर 2 के आगे 1 पे पहुंचते तो 2.1, आगे पहुंचते 2 पे तो 2.2, ऐसे माप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर 2 पे रहता तो हम 1.2 इंच कहते हैं, 3 पे रहता तो 1.3 कहते हैं, लेकिन 4 पे रहता तो 1.4 कहते हैं। पर अगर 3 और 4 के बीच में भी तो लाइन है, अगर इस पे आ जाए तो यहाँ 1.3 है, यहाँ 1.4 है, अगर इन दोनों के बीच में आ जाए तो क्या कहेंगे, तो आप इन दोनों के बीच में जो संख्या आएगी मतलब 1.35। समझ रहे हैं बात को ना, क्योंकि 1.2 का मतलब क्या 20 हो गया, 1.3 का मतलब 1.30 हो गया, 1.4 का मतलब 1.40 हो गया। तो अगर 1.4 और 1.5 के बीच में, ये तो जैसे मैंने 1.3 और 1.4 का बताया ना कि 1.3 और 1.4 के बीच में एक छोटी लाइन है, तो छोटी वाली 1.35 हो जाएगी भाई, दोनों के बीच का ले लेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारा 0 वाला लाइन था या 1.4 के आगे जो छोटी वाली लाइन थी उससे आगे है, मतलब हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 1.40 या 1.50 है, यहाँ 1.40 होता, यहाँ 1.5 होता, देखिए जो छोटी वाली लाइन उससे थोड़ा सा आगे है, इसका मतलब इसके बीच का हमें लेना पड़ेगा 1.45। भाई 40-50 के बीच में 45, तो हमारा क्या हो जाएगा 1.45 हो जाएगा। यही चीज आपको ध्यान देनी थी। इतना इंच 1.45 इंच मेन स्केल की माप हो गई प्लस। अब यहाँ पे मिलने वाले निशान की संख्या, कौन सा निशान मिल रहा है, 9वां नंबर मिल रहा है, 9 नंबर भाई, 0 से 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9 वाला मिल रहा, फिर आगे 10 था, तो वर्नियर स्केल का 9वां भाग मिल रहा है 9 इंटू लिस्ट काउंट। आप लोग जानते होंगे वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है ब्रिटिश में, मतलब इंच में वो 0.001 इंच होती है, और अगर ये मीट्रिक की बात करें तो 0.02 mm होती है। तो हमें इंच में लेना है तो 0.001 इंच, तो यहाँ पे 0.001 इंच मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.45 और वहाँ पे आपस में गुणा होगा तो 0.009 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1.45 और नीचे 0.009, दोनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हैं। 9, 5, 4.1, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1.459, ठीक है। किस में आएगा, इंच में आएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा 1.459। तो वो वाली चीज़ पर थोड़ी सी ध्यान देने की, रीडिंग आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्ट आप निकाल लेंगे, टाइम भी नहीं लगेगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है। कि कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा पार्ट होता है जिसकी मदद से हम किसी 90 डिग्री के कोण को माप सकते हैं या 45 डिग्री के कोण को माप सकते हैं या 90 डिग्री या 45 डिग्री के कोण को चेक कर सकते हैं। तो वह कॉम्बिनेशन सेट में कौन सा भाग होता है। देखिए कॉम्बिनेशन सेट में 4 मेन पार्ट होते हैं। एक तो स्टील रूल हो गया और इस पे 3 मेन पार्ट लगे होते हैं, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड। स्टील रूल तो नॉर्मल हो गया जिसके साथ हम किसी भी हेड को लगा करके हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सेंटर हेड की, अगर सेंटर हेड हम यूज करेंगे तो इसका यूज होता है किसी बेलनाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए। सेंटर हेड नाम ही सेंटर हेड है तो इसका यूज किस लिए होता है, सेंटर निकालने के लिए होता है, किसी बेलनाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए। जो स्क्वायर हेड है हमारा वह कुछ इस टाइप से बना होता है, एक हिस्सा सीधा होता है और दूसरा वाला ऐसे बनाया होता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यह जो होता है हमारा, यह वाला जो लाइन होती है 45 डिग्री पे होती है और इधर वाली जो लाइन होती है 90 डिग्री पे होती है। यह होता है हमारा स्क्वायर हेड। मतलब स्क्वायर हेड ऐसा पार्ट है जिसकी मदद से हम एक साइड से 90 डिग्री और एक साइड से 45 डिग्री को चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके लिए सही होगा। जबकि जो प्रोटेक्टर हेड है, प्रोटेक्टर हेड का मतलब चांदा से होता है, जो कि प्रोटेक्टर हेड होता है जिसकी स्टील रूल के साथ यूज करेंगे। तो इसके द्वारा हम 1 डिग्री तक का कोण बना सकते हैं, मिनिमम 1 डिग्री तक का कोण, या किसी भी साइज का कोण बनाना हो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री, तो वो प्रोटेक्टर हेड की मदद से बनाया जाता है। प्रोटेक्टर का मतलब चांदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, जो एंगल प्लेट हमारा बनाया जाता है ना, एंगल प्लेट जब बनाया जाता है, आप लोगों ने अगर देखा होगा ध्यान से, ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है पर पहली बार बड़ा बढ़िया लग रहा है, बन गया ठीक है। तो ड्राइंग अच्छी नहीं है का मतलब कि इस टाइप वाली जो कलाएं दिखानी होती है ये अच्छी नहीं है। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो अच्छी है, ठीक है, ये वाली चीज़ मेरी उतनी अच्छी नहीं है। तो चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल प्लेट। एंगल प्लेट होता है 90 डिग्री के कोण पर होता है। रिब्स की बात कर रहा है कि जो हमारा एंगल प्लेट बनाया जाता है ना, तो इनके बीच में ऐसे दोनों साइड में एंगल लगा करके इन्हें वेल्डिंग कर दिया जाता है, एक इधर भी एक इधर। इसी को रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं। एंगल प्लेट की दोनों प्लेटें थी तो यहाँ बीच में क्या सपोर्ट के लिए 2 ऐसे वेल्डिंग कर दिया जाता है, 2 पार्ट को ऐसे जोड़ दिया जाता है जिससे दोनों पार्टों के बीच में बराबर गैप बना रहे हैं, उनको एक सपोर्ट मिलाते हैं। तो उसी रिब्स की बात करें कि रिब्स क्यों दिया गया है, तो वह रिब्स दिया जाता है कि समतलता से तो कोई मतलब है नहीं, चौकोरपन से भी कोई मतलब नहीं है, मशीन सतह को सपोर्ट करने के लिए या विकृति को रोकने के लिए। जो ऑप्शन नंबर बी है ना, विकृति, डिस्टोर्शन, मतलब उसके आकृति में परिवर्तन ना हो, उनमें विकृति से टेढ़ापन या मरोड़पन ना आए। तो इन दोनों पार्ट क्या थे, अगर सपोर्ट नहीं रहता तो इन्हें झुकने का डर रहता, हो सकता है आगे को झुक जाता या पार्ट पीछे को झुक जाता कुछ दिनों बाद। तो इनमें जो है विकृति ना आए, कोई चेंजेज ना आए, उसके लिए हमें जो है रिब्स लगा देते हैं, रिब्स लगा दिया जाता है जिससे कि इनके दोनों सरफेस को सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, विकृति को रोकने के लिए वह रिब्स प्रदान किया जाता है। एंगल प्लेट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। देख रहे हैं ना, दोनों सरफेस 90 डिग्री पे थी, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। तो एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव, सिंगल लेवल डबल ग्रूव। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कराए हैं, बताया भी था कि अगर इस टाइप से अगर बना हुआ है, सिर्फ एक ही लेवल है और एक ही ग्रूव साइड में कटा हुआ है, देख रहे, इसको ग्रूव बोलते हैं। साइड वाले क्या बोलते हैं? ग्रूव बोलते हैं। और जो ऊपर वाला होता है इसी को लेवल बोलते हैं। वह एक ही लेवल है, एक ही ग्रूव है, तो इसको बोलते हैं सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। ठीक है, ये होता है हमारा। और सिंगल लेवल डबल ग्रूव कब होगा? लेवल सिंगल ही है, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है वह एक ही बना हुआ है, सिंगल लेवल, लेकिन ग्रूव कितने हैं? डबल है, मतलब एक ग्रूव दो ग्रूव, एक ग्रूव दो ग्रूव, तब इसको बोलेंगे सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। डबल लेवल सिंगल ग्रूव कब होगा? इसी में मैं बना देता हूं डबल लेवल, या अलग से बना दूंगा, आप देख लेना। डबल लेवल सिंगल ग्रूव, लेवल 2, मतलब यह लेवल 2 होना चाहिए, एक ऊपर भी होगा
और लेकिन ग्रू क्या है, सिंगल है, सिंगल ग्रू हो गया, ये चीज है। डबल लेवल, सिंगल ग्रू, ठीक है। जिसमें डबल लेवल होता है ना, अगर सिंगल लेवल वाला है तो उनका हमेशा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन जब डबल लेवल होता है तो उसका एक तो 90 डिग्री होगा, पर जो दूसरा वाला होता है ना वो 120 डिग्री होता है। उसका एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। लास्ट है डबल लेवल, डबल ग्रू, डबल लेवल भी रहे और डबल ग्रू भी रहे। तो इसमें अगर मान लो मैं इधर बना देता हूँ, क्या हो गया, दो लेवल हो गया, दो ग्रू हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो अब यहाँ पे पूछा था कि जो यहाँ दिखाया गया कौन सा है, तो इसमें देखिए एक लेवल है, दो लेवल है, भाई नीचे ऊपर दोनों बना हुआ है, दो लेवल है और ग्रू कितना है, एक ही है, दोनों फिगर सेम है। दो लेवल है और एक ग्रू, मतलब डबल लेवल है और सिंगल ग्रू है। देख लीजिए यहाँ पे डबल लेवल सिंगल ग्रू, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दरअसल ये दोनों पेयर में दिखा रखा था। ऐसे में क्या होता है, जब दो जोड़ा में दिया ना तो मैच्ड पेयर वी ब्लॉक होता है। कौन सा वी ब्लॉक होता है, मैच्ड पेयर, कि पेयर में है, लेकिन वो वाला ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे मैच्ड पेयर वी ब्लॉक। तब हम नॉर्मल देखेंगे कि भाई डबल लेवल सिंगल ग्रू है, तो वो वाला सही कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टील की कितनी कार्बन का कंटेंट फोर्ज हो सकता है, फोर्ज नहीं होगा यहाँ पे, फोर्ज होता है, क्या होता है, फोर्ज होता है, फोर्ज। फोर्जिंग आप लोग जानते होंगे, किसी भी मेटल को जो है गर्म करके उस पर जो प्रोसेस किया जाता है वही फोर्जिंग किया जाता है, ठीक है। गर्म करके उसको पीटना वगैरह जो भी है, गर्म ठंडा करके जो उस पर आप प्रोसेस करते हो वो फोर्जिंग के अंतर्गत आता है। फोर्ज मतलब भट्ठी भी होता है। तो स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट, मतलब हमारी जो स्टील होती है उसके कितने कार्बन कंटेंट, मतलब कितनी मात्रा तक को हम फोर्ज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। कितनी मात्रा तक किया जा सकता है, 1.2% तक, 1.7% तक, 1.9% और 2.1, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा होता है 1.7%। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, कई बार ये आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में भी पूछा गया है। तो स्टील के कितनी परसेंटेज को फोर्ज किया जा सकता है, तो स्टील में अगर 1.7% तक कार्बन कंटेंट की मात्रा है तो उसे हम फोर्ज कर सकते हैं। अगला कह रहा है कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। कटिंग फ्लूइड मतलब कटाई करते समय हम कटिंग फ्लूइड यूज करते हैं। जैसे आप नॉर्मल अगर वर्कशॉप वगैरह में आपने अगर काम किया होगा तो जब हम ड्रिल मशीन से जॉब में ड्रिल कर रहे होते तो उसमें वाटर गिराते, पानी गिराते। क्यों गिराते हैं, जिससे कि हमारे ड्रिल बिट की कटिंग एज गर्म ना हो, ठंडा रहे। क्योंकि अगर कटिंग एज गर्म होगी, आप जानते हैं मेटल गर्म होता है तो आसानी से मुड़ जाता है। तो अगर ड्रिल बिट की कटिंग एज भाई जब कटाई करेगी तो मेटल से घिसेगी, तो जब फ्रिक्शन होगा उसके बीच में तो उसकी एज गर्म होकर मुड़ जाएगी, ड्रिल बिट बेकार हो जाएगा। तो ड्रिल बिट की कटिंग एज गर्म होकर के मुड़े ना, इसके लिए हम उस पर कटिंग फ्लूइड, कटाई करते समय जो फ्लूइड यूज करते हैं उसको कटिंग फ्लूइड कहते हैं। हम जनरली वर्कशॉप वगैरह में पानी यूज कर लेते हैं नॉर्मल कामों में, ठीक है। पर जब बड़े लेवल में इंडस्ट्री में होता है तो पानी नॉर्मल यूज नहीं करते, उसमें और भी कंटेंट मिलाए जाते हैं जिससे कि उसमें जंग ना पकड़े, क्योंकि पानी से जंग पकड़ लेता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि कास्ट आयरन में हम कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज करते हैं। तो कास्ट आयरन के लिए आप ध्यान रखिएगा, ड्राई एयर जेट, कभी कभी सूखा भी बोल देता है, सूखी हवा बोल देता है कहीं कहीं पे, ठीक है। एयर, ड्राई मतलब सूखा, एयर मतलब हवा, जेट मतलब बौछार, सूखे हवा की बौछार। तो कभी भी कास्ट आयरन, आप जानते हैं कास्ट आयरन का चिप्स लंबा नहीं निकलता है। कास्ट आयरन हमारा ब्रिटल मटेरियल है जिससे कि इसके चिप्स क्या छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट के निकलते हैं। तो इसीलिए इनमें ज़्यादा फ्रिक्शन का चांस नहीं होता है, तो टूट करके निकलते हैं। और आप क्या करेंगे, एयर मतलब सूखी हवा की जब तेज से बौछार करेंगे तो छोटा छोटा टुकड़ा वो उड़ जाता है, वहाँ से हट जाता है। तो जब भी हम कास्ट आयरन की ड्रिलिंग करते हैं तो उसके लिए हमेशा ड्राई एयर जेट या सूखी हवा का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसके लिए कटिंग फ्लूइड की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेडियल ड्रिलिंग मशीन के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे रेडियल ड्रिलिंग मशीन का फिगर भी दिखा रखा है। मैं सारे पार्ट के नाम बता देता हूँ। जैसे कि ये नीचे है, यह जो नीचे वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। यह जो है हमारा यह पिलर है, ठीक है। उसके बाद बात करें जो यह वाला हिस्सा है लंबा सा, इसी को बोलते हैं क्या, रेडियल आर्म। इसी नाम पे रेडियल मशीन पड़ा है, रेडियल आर्म, ठीक है। यह जो है इस पिलर पे ऊपर नीचे भी खिसक सकता है और इसको पूरा 360 डिग्री पे किसी भी दिशा में घुमाया भी जा सकता है। उसी तरह इस रेडियल आर्म पे जो स्पिंडल हेड लगा हुआ है, इसको भी इस आर्म पे आगे पीछे कितना भी सरकाया जा सकता है।
तो यह जो यहाँ पे दिख रहा है नीचे ना थोड़ा सा निकला हुआ, इसमें ड्रिल बिट लगती है, इसी को बोलते हैं स्पिंडल। क्या बोलते हैं? स्पिंडल। और यह जो है हमारा जो यक्स के रूप में पूछ रखा है, शायद आपको नहीं दिख रहा हो फिगर में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या पूछ रखा था। जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ये देखिए यहाँ पे ऐसे एरो है और ये यक्स दिखा रखा है, इसी को पूछ रखा है। इसी को बोलते हैं क्या? यह क्या है हमारा? यह है हमारा स्पिंडल हेड। क्या है हमारा? स्पिंडल हेड है। ये पार्ट्स के नाम होगा। बेस वहाँ पे है, स्पिंडल साइड में है, रेडियल बाँ मतलब रेडियल आर्म की बात कर रहा है, मैंने दिखाया वहाँ पे, और स्पिंडल हेड। तो जो एक्स के रूप में वो पूछा था वो क्या होगा? स्पिंडल हेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एचएसएस मतलब हाई स्पीड स्टील ड्रिल जिसका व्यास दे रखा है कितना? 24 mm, काटने की गति v 30 मीटर प्रति मिनट दे रखा है, और माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए धुरी गति मतलब आरपीएम पूछ रहा है कि उसका चक्कर प्रति मिनट कितना होगा। पहले देख लेते दिया क्या है। व्यास दे रखा है, व्यास को हम d से दिखाते हैं, कितना दे रखा है? 24 mm। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गति दे रखा है, v की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है? 30 मीटर प्रति मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है आरपीएम निकालना है। आरपीएम मतलब n होता है, आरपीएम को n से डिनोट करते हैं, मतलब n की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। फार्मूला आप लोगों को अगर याद होगा, आपने पढ़ा होगा, तो v = पाई डी n अपान 1000 मीटर प्रति मिनट, ये फार्मूला होता है। देखिए v की वैल्यू भी हमें पता है, d की वैल्यू भी पता है, n की वैल्यू हमें निकालनी है। पाई का आप जानते हैं 22/7 होता है या 3.14। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें n की वैल्यू निकालनी थी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर आ जाएगा। तो n = क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा 1000 × v अपान, और ये दोनों क्या होंगे? नीचे आ जाएंगे इसके, पाई डी, ये फार्मूला हो जाएगा। वैल्यू रख लेते हैं, 1000 × v की वैल्यू कितना है? 30 है, 30 बटे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू डी की वैल्यू 24 दे रखा है। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, काम बन जाएगा आपका। देखिए 6 चौक को 24 और 6 पाँचे 30, 4 से कटेगा 1000, 250 चौक को 1000। आगे देखते हैं, यानी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 250 इंटू 5 इंटू या 7 22/7 है, 7 ऊपर चला जाएगा, 7/22 बचेगा, क्योंकि बाकी तो कट गया, 24 से एक कट गया, 22/7 था, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 से 11 दूना 22, और यह 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 5 5, 125 दूना 250। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। आगे क्या आएगा आपका? 125 बचे 625 इंटू 7/11। आगे गुणा कर लेते हैं, यानी इक्वल टू 625 में 7 का गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35, हासिल आया 3, 7 दूना 14, 3 17, हासिल आया 1, 7 6 42, 1 43, 4375/11। इससे हम भाग दे लेंगे और हमें आंसर का पता चल जाएगा। चलिए देते हैं, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 4 बार ले जाएंगे तो 11 चौक 44 होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा? यह जाएगा आपका 3 बार, 11 तिया 33, 10 बच गया, 107 हो जाएगा, 11 9 99। ठीक है, कितना बच गया हासिल? 7 1 8 हासिल बचा, 85 हो जाएगा। तो 11 8 88 ज़्यादा हो जाएगा, 11 7 77। कितना बचा आपके पास? 5 3 8 बचा, दशमलव देंगे, 80 हो जाएगा, फिर 11 7 77। ये आ गया हमारे पास आरपीएम 397.7। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन 275 है, 300 है, 400 है, 450 है। तो उसके जो राउंड में जो उसके नज़दीक होगा उसको हम सही कर लेंगे। तो देखिए उसके राउंड में कौन सा है? तो 397 के आसपास, वो 397.7 लगभग 398 ही मान लीजिए, और 400 है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो ऐसे में क्या करते हैं, जो उसके करीब हो उसको सही कर लिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, छेद में रिवेट को डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ उपयोग हो गया है, उपयोग होगा, ठीक है। कि छेद में रिवेट को डालने के बाद जैसे दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ए है और दूसरी प्लेट ए है, दोनों प्लेट एक दूसरे के पास रखी हुई है और इसमें छेद है, प्लेट में छेद होगी तभी तो अब इसमें डालेंगे हम क्या, रिवेट डालेंगे। तो रिवेट डालने के बाद इन दोनों प्लेटों को नज़दीक लाने के लिए, रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो उसके लिए उपयोग करते हैं रिवेट सेट का। नाम ये देखिए, रिवेट सेट, जो रिवेट को सेट करे, मतलब प्लेटों को सेट करे, उन्हें नज़दीक लाए एक तरह से। तो जब भी प्लेट को नज़दीक लाना होता है तो रिवेट सेट का यूज किया जाता है, ठीक है। और ड्रिफ्ट क्या है? तो जब दो प्लेटों में छेद जैसे हुआ है ना, दोनों प्लेट के छेद को एक सीध मिलाने के लिए, दोनों प्लेटों के होल को एक सीध मिलाने के लिए ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। डॉली क्या होता है? तो जब हम इस पे, जैसे भाई हमारी रिवेट है तो एक साइड हेड बना होगा और दूसरी साइड क्या होगा, स्टेम होगा, और इसको पीट करके हम हेड बनाते हैं। तो जब हम दूसरे हिस्सा को हेड बनाते हैं तो पहले वाला हेड खराब ना हो तो इसको सपोर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? डॉली का। रिवेट के हेड को सपोर्ट करने के लिए डॉली यूज की जाती है। कॉकिंग टूल क्या है? तो रिवेट के हेड को प्लेट से चिपकाने के लिए, कह लीजिए रिवेट के हेड को प्लेट के निकट लाने के लिए या दो प्लेटों को आपस में निकट लाने के लिए कॉकिंग टूल का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे रिवेट सेट है ना, वैसे ही एक और चीज होता है, रिवेट स्नैप होता है। रिवेट सेट प्लेटों को नजदीक ला रहा था, जबकि रिवेट स्नैप जो होता है यह रिवेट का हेड बनाने के लिए होता है। रिवेट का हेड बनाने के लिए किस लिए यूज किया जाता है? रिवेट का हेड बनाने के लिए। जैसे भाई ये रिवेट था ना, अब इसका दूसरा हिस्सा तो हमें इसको पीट करके हेड बनाना पड़ेगा। तो जब रिवेट का हेड बनाना होता है तो वहाँ पे हम जो बॉल पिन हैमर यूज करते हैं, या रिवेट स्नैप स्पेशली आता है जिसकी वजह से यह हेड आसानी से बन जाता है। तो हेड को बनाने के लिए रिवेट स्नैप, हेड को सहारा देने के लिए डॉली, दोनों होल को एक सीध मिलाने के लिए प्लेट के दोनों होल को एक सीध मिलाने के लिए ड्रिफ्ट, और दोनों चादर को नजदीक लाने के लिए रिवेट सेट। ये सब चीज़ें ध्यान रखना आप, ठीक है। बाकी जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।